हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कवर करने वाले हैं। जो आपके एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के इंटरव्यू है, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें बैकग्राउंड जानेंगे, फिर प्राइमरी एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, 1986 की जो पॉलिसी है उससे उसके साथ कंपेरिजन करेंगे। हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस हुए, वोकेशनल एजुकेशन और आपका डिजिटल मोड में ओपन डिस्टेंस लर्निंग, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, मेरू, परख इत्यादि जो जो कॉन्सेप्ट है वो भी जानेंगे। 5+3+3+4 मॉडल। तो आइए एक एक करके हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो प्रोविज़न है वो जानते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो लागू हुआ था 29 जुलाई 2020 में। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है वो ध्यान रखना है आपको, 29 जुलाई 2020 में हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। क्या ये पहली एजुकेशन पॉलिसी है? क्या नहीं। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी 1968 में, सेकंड 1986 में, और जो ये वाली पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो है 2020 की थर्ड क्रम की। ये इंस्पायर है एसडीजी गोल क्रमांक 4 से, समान और गुणवत्ता युक्त शिक्षा। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है? तो के कस्तूरीरंगन कमेटी, जिसे 2017 में गठित किया गया था, उनके सिफारिश पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है। 2015 में भी एक कमेटी बनाई गई थी, पी सुब्रमण्यम कमेटी, बट उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो लागू नहीं की जा सकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 5 स्तंभ हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। यदि आप मेंस वगैरह दे रहे हो उसमें लिखते हो तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इंटरव्यू में ये 5 स्तंभ पूछे जाते हैं। 5 आधार स्तंभ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के: एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इक्वलिटी और क्वालिटी। ठीक है, इससे आप स्टार लगा लीजिए। 3 ए है: एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, और आपका एक है क्वालिटी, और क्वालिटी के आगे आप ई लगा दोगे तो इक्वालिटी। तो 5 आप याद कर सकते हो आसानी से: एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी, इक्वालिटी। सुलभ वहनीय उत्तरदायित्व, समानता और गुणवत्ता। ठीक है। अब देखते हैं हम 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी और जो 2020 की एजुकेशन पॉलिसी है, उनके बीच में कौन से बिंदु समान थे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी और 2020 की एजुकेशन पॉलिसी में आपको क्या समानता देखने मिलती है, तो इसमें आप आंसर दे पाओगे 4 बिंदुओं पर। त्रिभाषा फार्मूला, त्रिभाषा फार्मूला 1986 की पॉलिसी में भी था और 2020 की पॉलिसी में भी है। 6% जीडीपी का एक्सपेंडिचर करना है हमें एजुकेशन पर। यह प्रोविज़न 1986 की पॉलिसी पर 1986 की पॉलिसी में भी था और प्रेजेंट पॉलिसी में भी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, ये दोनों पॉलिसी में इंक्लूड है। और अफोर्डेबिलिटी, जो एजुकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए आपका अफोर्डेबल, वहनीय। ठीक है, ताकि हर सेक्शन और हर सोसाइटी के हर जो सेक्शन के लोग हैं वो एजुकेशन को प्राप्त कर सके। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं। जो 1986 और जो 2020 की पॉलिसी है एजुकेशन पॉलिसी, उनके मध्य डिफरेंसेस। तो फर्स्ट आपको डिफरेंस देखने मिलेगा मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वह है मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। ये क्या होता है इसकी चर्चा हम डिटेल में आगे करेंगे। बेसिकली आप जान लीजिए, मल्टी डिसिप्लिनरी ये होता है यदि आप साइंस स्ट्रीम के हो और यदि चाह रहे हो कि इसके साथ कोई ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट ले ले या कोई अन्य सब्जेक्ट ले ले, साइंस के साथ आप चाह रहे हो कि पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ लूँ, तो ये पहले पॉसिबल नहीं था, अब पॉसिबल है। आप चाहते हो कि मैथमेटिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस या फिजिक्स प्लस इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पॉसिबल है। ठीक है, तो इसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। पहले 10+2 मॉडल था, 10+2 मॉडल को रिप्लेस करके 5+3+3+4 मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है। इसकी चर्चा भी हम आगे डिटेल में करेंगे। फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को इंट्रोड्यूस किया गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मेनली जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम है उसके लिए लाया गया है। यदि आप 1 साल की पढ़ाई के बाद पढ़ाई छोड़ना चाहते हो कुछ कारणों से, तो आप छोड़ सकते हो, बट आप फिर से एडमिशन लोगे तो आपको आपका जो 1 साल है वो बर्बाद नहीं होगा, उसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं स्टडीज़ को। ये होता है मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। इसकी भी चर्चा हम डिटेल में आगे करेंगे। फिर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो फोकस है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे अप टू द क्लास सेकेंड, ये इसकी चर्चा हम करेंगे और इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूज़ ऑफ आईसीटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, 1986 की पॉलिसी में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आईसीटी की बात नहीं थी, जबकि इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आईसीटी का यूज़,
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़, दीक्षा पोर्टल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद आपका ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इसके माध्यम से एजुकेशन को और ही अफोर्डेबल, इजीली एक्सेसिबल और इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो एजुकेशन है वो स्प्रेड किया जाएगा। फिर मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, जो कि ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में नहीं थी, 2020 की पॉलिसी में इंट्रोड्यूस की गई है। इसकी चर्चा हम एक एक करके आगे करेंगे। तो ये मेन डिफरेंस आपको देखने मिल सकते हैं 1986 की पॉलिसी से यदि हम कंपेयर करते हैं। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका उद्देश्य क्या है, तो बच्चों की क्षमताओं को पहचान कर उनके जो स्ट्रीम्स है उससे डिसाइड करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बच्चों की क्षमताओं को पहचान कर स्ट्रीम डिसाइड करना। पहले स्टूडेंट का होलिस्टिक असेसमेंट किया जाएगा और स्टूडेंट को बताया जाएगा कि वह म्यूज़िक में अच्छा है या आर्ट में अच्छा है या साइंस फील्ड में अच्छा कर सकता है। तो उसकी जो फील्ड है वो उसे गाइडेंस मिलेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, बच्चों की क्षमताओं को पहचान कर स्ट्रीम डिसाइड करना। ठीक है, यदि वो स्पोर्ट में अच्छा करता है तो उसे स्पोर्ट में भेजा जाएगा। इस प्रकार से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्षमताओं को पहचान कर स्ट्रीम डिसाइड किए जाने का प्रावधान किया गया है। फिर यहाँ बुनियादी साक्षरता एवं सांख्यिकी ज्ञान पर फोकस, बेसिक न्यूमेरेसी और लिटरेसी पर इसमें फोकस रहेगा, जो कि 1986 की पॉलिसी में भी था। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, कला, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट के सब्जेक्ट के साथ आप साइंस का सब्जेक्ट भी ले सकते हो, इसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जैसे आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी मैथमेटिक्स में, इसके साथ यदि आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स पढ़ा जाए तो ये पॉसिबल है अभी प्रेजेंट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ठीक है, यदि आपका बीए है पॉलिटिकल साइंस में और आप चाह रहे हो कि पॉलिटिकल साइंस बीए के साथ साइंस का कोई सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ा जाए, तो ये भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पॉसिबल है, इसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। फिर रचनात्मकता, रचनात्मकता का अर्थ हुआ क्रिएटिविटी। पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें रोट लर्निंग थी, रटाया जाता था चीज़ों को, बट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें प्रैक्टिकल के माध्यम से, खेल के माध्यम से, टेक्नोलॉजी का यूज़ के माध्यम से क्रिएटिविटी लाई जाएगी स्टूडेंट्स में। तार्किक सोच पर बल देता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल इवोल्यूशन आप कर पाओ, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये फोकस रहेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंडियन नॉलेज सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया है, IKS, भारतीय ज्ञान परंपरा। इस पर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम बेसिकली क्या है, तो जो हमारे भारत में डेवलप हुई है नॉलेज 1000 साल से भी पुरानी, लगभग हमारा जो नॉलेज सिस्टम है वो लगभग 1500 BCE, 1500 BCE से माने तो वैदिक पीरियड से इंडियन नॉलेज सिस्टम डेवलप हो रहा है। उससे पहले से भी हम काउंट कर सकते हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ से। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके तो प्रेजेंट तक लगभग 4000 साल से ज़्यादा का हमारा इतिहास रहा है। वहाँ से जो भी नॉलेज सिस्टम डेवलप हुआ है वो सभी इंक्लूड रहेगा इंडियन नॉलेज सिस्टम में। अर्थात कई हज़ारों सालों से जो ज्ञान परंपरा डेवलप हुई है इंडिया में, इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है बेसिकली, तो जो आपके वेद है, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो दर्शन है आपके, जिसमें षट दर्शन हम कहते हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्वी मीमांसा, उत्तरी मीमांसा, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये इसमें शामिल रहता है। फिर आपका जो उत्तरी मीमांसा है उसमें उसके सब स्कूल, जिसमें आपका अद्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अचिंत्य भेदावेद, ये सभी शामिल होगा। फिर जो जैनिज़्म फिलोसॉफी है, बुद्धिज़्म फिलोसॉफी है, वो इसमें शामिल है। फिर भारत का जो एंशियंट टाइम में साइंस रहा है, एस्ट्रोलॉजी रही है, फिजिक्स रही है, केमिस्ट्री रहा है, मेटलर्जी रहा है, उसका अध्ययन किया जाता है। फिर एंशियंट टाइम में आर्ट एंड आर्किटेक्चर रहा है। आर्किटेक्चर में आपको टेम्पल आर्किटेक्चर पता है, स्कल्पचर आर्किटेक्चर पता है। भारत में जो भी साहित्य डेवलप हुआ है, कालिदास से लेके पाणिनि और पाणिनि का अष्टाध्यायी, व्याकरण वगैरह जो भी डेवलप हुआ है, इसके तहत शामिल किया जाता है इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंडियन नॉलेज सिस्टम में कवर की जाती है, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। इसमें जो प्रोविज़न है 6% ऑफ GDP तक का खर्चा करना है एजुकेशन पर, बट प्रेजेंटली 3.5% ही हम खर्च कर पाते हैं एजुकेशन पर। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात कर लेते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता क्या है, तो किसी भी क्लास के लिए कितने स्टूडेंट एनरोल कराते हैं, नामांकन कराते हैं, वह कहलाता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो 90% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। 6th से लेके 8th क्लास तक 79% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है।
9 से लेकर 10th के लिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 73, 11th-12th हायर सेकेंडरी में 56% और हायर एजुकेशन में ओनली 26% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो आपको देखने मिलेगा। जरूरी नहीं है कि जिसने एनरोलमेंट करा लिया हो वो एडमिशन भी ले, ठीक है। ग्रॉस एनरोलमेंट डिफरेंट है और एडमिशन लेना डिफरेंट है। तो यहाँ आप देखोगे डिक्लाइनिंग आपको ट्रेंड देखने मिलेगा। प्राथमिक एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है 90%, 6th से लेकर 8th क्लास के मध्य ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो आपको 79% देखने मिलेगा। फिर 9th-10th में आपको 73%। फिर आपका जो ये हो गया 9th-10th सेकेंडरी एजुकेशन और 11th-12th हायर सेकेंडरी एजुकेशन, तो 56% और हायर एजुकेशन जिसमें ग्रेजुएशन पीजी शामिल है 26%। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है हमने प्राइमरी एजुकेशन 2030 तक। प्राइमरी एजुकेशन में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो करने का लक्ष्य रखा है और जो हायर एजुकेशन में यहाँ आप देख सकते हो हालत काफ़ी ख़राब है, 26% ही ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है। इसे बढ़ाने के लिए ही मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम लाया गया है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया की बात कर लेते हैं तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना होती है 1780-81 में वॉरेन हेस्टिंग के समय। संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है इलाहाबाद में वेलीजेली द्वारा। चार्टर एक्ट आता है 1813 का जिसमें पहली बार एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए खर्चे का प्रावधान किया गया था। फिर हिंदू कॉलेज स्थापना होती है 1817 में कलकत्ता में राजा राम मोहन रॉय द्वारा और डेविड हेयर द्वारा। फिर राजा राम मोहन रॉय वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करते हैं 1925 में। मैकॉले मिनेट आता है, मैकॉले मिनेट आपने पढ़ा होगा, मैकॉले मिनेट आता है 1834-35 के करीब, ठीक है। 33 से 35 के करीब मैकॉले मिनेट आता है। जो प्रेजेंट का एजुकेशन सिस्टम है वो 2020 से पहले मैकॉले मिनेट से काफ़ी इंस्पायर था या प्रभावित था। और जो ये मैकॉले मिनेट है वो अंग्रेजों की सोची समझी एक योजना के तहत इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। वे चाहते थे कि एक ऐसी क्लास का निर्माण किया जाए जो तो ब्लड से और कलर से इंडियन हो बट उनकी जो थिंकिंग है चॉइसेस है वो वेस्टर्न हो। तो ये मैकॉले मिनेट डिटेल में आप पढ़िएगा इसको। बैथून स्कूल की स्थापना होती है 1849 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा और ये पहला गर्ल्स स्कूल माना जाता है। पुणे में फर्स्ट वीमेन स्कूल की स्थापना होती है 1851 में सावित्रीबाई फुले द्वारा। चार्ल्स वुड डिस्पैच डलहौजी के समय आता है जिसमें इंडिया में 3 यूनिवर्सिटी के स्थापना का प्रावधान किया गया था, बंगाल, कलकत्ता और मद्रास। देन 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है सर सैयद अहमद खां द्वारा। फिर फर्स्ट एजुकेशन कमीशन की स्थापना होती है इंडिया में, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन की रिपन द्वारा 1882 में। इसका जो कमीशन का नाम है वह है हंटर कमीशन। फिर आपके DAVB दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाला हंसराज इसे स्थापित करते हैं 1886 में। फिर 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया जाता है जो आगे चलकर 1916 में BHU के रूप में स्थापित होता है मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना होती है स्वामी श्रद्धानंद द्वारा। फिर यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट आता है 1904 में कर्जन के समय। 1917 में सेडलर कमीशन, 1929 में हार्टोंग कमेटी, 1937 में वर्धा प्लान, 1944 में सार्जेंट कमीशन बनता है। 1953 में UGC की स्थापना होती है और इसके जो पहले चेयरपर्सन थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। फिर 1952-53 में मुदलियार कमीशन बनता है एजुकेशन के लिए। 1961 में NCERT की स्थापना होती है। 1964 में कोठारी कमीशन बनता है। 1968 में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आती है। 1986 में सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आती है। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है। अब हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। जो पहले 10+2 मॉडल था उससे रिप्लेस करके 5+3+3+4 मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये क्या मॉडल है, आइए इसकी चर्चा हम करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो 5+3+3+4। जो 5 है वो 5 साल को रिप्रेजेंट करता है, 3 साल को, और जो 4 है वो 4 साल को रिप्रेजेंट करता है। जो इनिशियल 5 या 5 साल रहेंगे वो फाउंडेशनल के रहेंगे, फिर उसके बाद के 3 साल प्राथमिक शिक्षा के, फिर उसके बाद के 3 साल मिडिल स्कूल, और जो 4 साल रहेंगे सेकेंडरी एजुकेशन के रहेंगे। ये जहाँ से आप देख सकते हो 3 से लेकर 8 साल के बच्चे इसके तहत शामिल रहेंगे, 8 से 11 साल, 11 से 14 साल के, और 14 से 18 साल के जो स्टूडेंट हैं सेकेंडरी एजुकेशन में 4 मॉडल के तहत शामिल रहेंगे।
कक्षाओं की बात करें तो 5 में आपकी LKG, KG1, KG2 फर्स्ट और सेकंड शामिल है। फिर 3 मॉडल में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास। फिर नेक्स्ट 3 मॉडल में सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ क्लास। और फिर जो फोर है उसमें नाइन्थ आपकी, 10th, 11 और 12th ये कक्षा इसमें शामिल है। 9-10 को हम कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन और 11-12 का हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो हम पढ़ेंगे वह है आपका फाउंडेशनल, जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ से MPPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के बारे में हम जानेंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, इसमें क्या क्या जो करिकुलम है वो फ्रेम किया जाता है, तो इसकी चर्चा हम करते हैं। पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ECCE इसका फुल फॉर्म वे पूछ सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें जो हमने देखा 5 मॉडल है, एक मिनट रुकिए, जो हमने ऊपर देखा 5 मॉडल, उसके तहत ये संचालित किया जाता है। 5 मॉडल के तहत जो 5 साल है उसमें से जो स्टार्टिंग के 3 साल है उसमें कोई भी किताब कॉपी का यूज़ नहीं किया जाता है। खेल के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से जो बच्चे उन्हें सिखाया जाने का प्रयत्न किया जाता है, इसे कहते हैं प्री स्कूल। ठीक है, आंगनवाड़ी इसमें शामिल है। LKG, UKG, KG1 ये सभी इसमें क्लासेस वगैरह जो रहेगी वो 5 मॉडल के प्री स्कूल वाले में शामिल रहेगी। फिर जो क्लास 1 है और सेकेंड क्लास, ये आपके 2 साल वाले फाउंडेशनल में शामिल रहेगी। और इसमें क्या सीखा जाएगा, तो बेसिक न्यूमेरेसी और लिटरेसी। बेसिक न्यूमेरेसी का अर्थ है जो अंक ज्ञान है, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, तो ये बच्चों को सिखा जाएगा। इस प्रकार से जो बेसिक न्यूमेरेसी है वो इसमें शामिल है, और बेसिक लिटरेसी वो लैंग्वेजेस पढ़ सकें। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा फोकस क्यों है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैंने पढ़ी है, और इसमें इसलिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि बच्चे के ब्रेन की बात करें तो जो बच्चे का दिमाग होता है क्लास सेकेंड तक, जब वो 8 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उसका 85% जो ब्रेन है वो डेवलप हो चुका होता है। तो आप जो बचपन में उसे सिखा दोगे वो उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएगा। इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 8 वर्ष से पूर्व ही हो जाता है। इस कारण से जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है वो एक होलिस्टिक एजुकेशन होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में जो लचीला है, बहुआयामी है, सभी सब्जेक्ट का नॉलेज दिया जाएगा। बेसिक सभी सब्जेक्ट मतलब जो अक्षर ज्ञान है, भाषा ज्ञान है, संख्या ज्ञान है, रंग पहचान सकता है, आकार पहचान सकता है, ये सब। ठीक है, तो सब्जेक्ट से अर्थ है मेरा अक्षर, भाषा ज्ञान, संख्या ज्ञान, रंग, आकार आदि का बेसिक नॉलेज। और ये बहुस्तरीय होगा, खेल आधारित ज्ञान दिया जाएगा, गतिविधि आधारित होगा, अर्थात एक्टिविटी के माध्यम से सिखाया जाएगा। खोज आधारित होगा, वेरियस एक्टिविटी ऐसे फ्रेम की जाएगी कि वे उसमें खोज आधारित वो बने। ठीक है, फिर आप यहाँ से देख सकते हो ये बेसिक उद्देश्य है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है वो 4 मिनिस्ट्री द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये पता होना चाहिए आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ये 4 मिनिस्ट्री क्यों शामिल की गई है, क्योंकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। जो हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वो मिड डे मील प्रोग्राम प्रॉपर रन किया जा रहा है कि नहीं वो चेक करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो छोटे बच्चे उनका करिकुलम डेवलप करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो ट्राइबल एरिया में कैसे पहुँचे और उनकी मातृत्व भाषा में, मदर टंग में एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए, उसको उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा होगा। तो इस प्रकार से जो भी मिनिस्ट्री है उनके अपने स्पेसिफिक कार्य होंगे। जो पाठ्यक्रम होगा प्राइमरी एजुकेशन में और जो भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए, वो जो पाठ्यक्रम है वो चारों मिनिस्ट्री द्वारा मिलकर डेवलप किया जाएगा, ताकि जो बालक बालिका है उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो टीकाकरण भी सुनिश्चित करेगी। 100% टीकाकरण का इसके अंतर्गत लक्ष्य रहेगा। मिड डे मील की चर्चा हम कर चुके, इम्प्लीमेंटेशन इसका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देखेगी। और जो छात्र शिक्षक अनुपात है, स्टैंडर्ड छात्र शिक्षक अनुपात न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक स्टैंडर्ड रखा गया है। एक टीचर और 30 बच्चों को संभाल सकते हैं, अर्थात 30 बच्चों पर एक टीचर, ये एक स्टैंडर्ड तय किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। नॉर्मल एरिया में मिनिमम 30 बच्चों पर एक आपको टीचर होना जरूरी है आपके स्कूल में। और जो हिली, ट्राइबल और रिमोट एरिया है वहाँ के स्कूलों के लिए
25 स्टूडेंट्स पर एक टीचर अनिवार्य होगा। ठीक है, ये हमने स्टैंडर्ड रखा है, ये फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्लास 6th के बाद, छठी कक्षा के बाद मिडिल स्कूल से वोकेशनल ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से जो आजीविका संकट है उसको ख़त्म करने का इसमें प्रोविज़न है। जो वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से वेरियस फील्ड की ट्रेनिंग दी जाएगी कक्षा 6 के बाद। फिर 9th 10th 11th 12th, 9th के बाद से आप सब्जेक्ट 9th में ही आप सब्जेक्ट चूज कर लोगे और ये मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर होगा। यदि आप साइंस स्ट्रीम चुनते हो तो साइंस के साथ आप चाहते हो कि ह्यूमैनिटीज के कोई सब्जेक्ट पढ़े तो वो भी आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, या आप चाहते हो कि साइंस के साथ म्यूज़िक सीखना है तो म्यूज़िक भी सीख सकते हो, या ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के साथ साइंस सीखना है तो वो भी आप कर सकते हो। सब्जेक्ट चॉइस हो जाएगी आपकी 9th क्लास में। और जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, एग्ज़ाम सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित रहेगी। साल में 2 एग्ज़ाम होंगे। जो राइट टू एजुकेशन है, आरटीई एक्ट 2009 का, उसमें निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे बढ़ाकर 3 से लेकर 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब ये टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंड है कि उसे इस प्रोविज़न को गवर्नमेंट कब लागू करती है। फिर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला भी है, इसकी चर्चा हम करते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करें तो इसमें अप टू द क्लास 5th आपको मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। अर्थात क्लास 5th तक मातृभाषा में शिक्षा मिले ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लर्निंग रेट है वो काफ़ी हाई होता है मातृभाषा में यदि शिक्षा प्रदान की जाती है तो। और अप टू द क्लास 8 ये नॉन कंपलसरी होगा। मातृभाषा में शिक्षा यदि स्कूल प्रोवाइड कर सकते हैं तो क्लास 8 तक, 8वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा दे, बट ये कंपलसरी प्रोविज़न नहीं है। 5th तक मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना जरूरी होगा। अब ये इम्प्लीमेंटेशन पे भी है एक्चुअली कि इम्प्लीमेंट कर पाती है स्कूल या नहीं। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है? तो 3 लैंग्वेज आपको सीखने का इसमें मौका मिलेगा। एक लैंग्वेज तो आपकी मदर टंग, जो भी आपकी मदर टंग है, मातृत्व भाषा है वो। एक लैंग्वेज आप 8वीं शेड्यूल से, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची है, उसमें से कोई भी एक भाषा चूज़ कर सकते हो। जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा दी गई है। फिर एक जो अदर लैंग्वेज भी आप चूज़ कर सकते हो, जैसे इंग्लिश, जो कि 8वीं शेड्यूल में नहीं है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूले के तहत 3 लैंग्वेज सीखने का इसमें मौका मिलेगा। एक तो मदर टंग, जो आपको जन्म से ही आपकी जो लैंग्वेज रहेगी उसे हम कहते हैं मदर टंग, जो आपको आपके मदर से मिली है विरासत में। इस प्रकार से आप समझ सकते हो मदर टंग। फिर एक लैंग्वेज आप 8वीं शेड्यूल से चूज़ करोगे जिसमें 22 भाषाएँ हैं। और एक अदर लैंग्वेज जिसमें आप फ्रेंच सीखना चाहते हो तो फ्रेंच सीखिए, इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इंग्लिश, चाइनीज़ सीखना चाहते हो तो चाइनीज़ सीखिए, जापानीज़ सीखना चाहते हो तो जापानीज़ सीखिए। ये आपके पास ऑप्शन रहेगी। ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला का फ़ायदा क्या होगा? तो इसमें बेनिफिट क्या है? कुछ बेनिफिट है क्या? यस, डेफिनेटली बेनिफिट है। यदि मातृभाषा में आपको लर्निंग मिलेगी तो लर्निंग का रेट काफ़ी हाई होता है। और यदि आप किसी अन्य भाषा को सीखते हो तो लैंग्वेज कल्चर को जानने का एक माध्यम होता है। आप उनके कल्चर को भी लैंग्वेज के माध्यम से जान सकते हो। एक ये फ़ायदा होगा। थर्ड ये है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ये सुनिश्चित और मजबूत करेगी 3 लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है, जैसे काशी तमिल संगम, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसमें आपको अदर जो स्टेट है उनकी लैंग्वेज कल्चर को जानने का मौका मिलता है। तो इसके फ़ायदे भी है 3 लैंग्वेज फार्मूले के। और इसमें कंट्रोवर्सी भी हुई है 3 लैंग्वेज फार्मूले को लेकर। साउथ इंडियन स्टेट, उनका कहना है कि हम हिंदी को 3 लैंग्वेज फार्मूले के तहत एडॉप्ट नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार की कंट्रोवर्सी भी रही है जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसके तहत। फिर ये NMFLN, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है उसके तहत जो लक्ष्य रखा जाएगा वह है आपका नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, सांख्यिकी ज्ञान और जो लिटरेसी है उसको प्रमोट करना, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब देखिए स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी ये क्या है? तो एक स्टेट लेवल पर स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा
जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों प्रकार के स्कूल को रेगुलेट करने का कार्य करेगा, स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी। स्कूल कैंपस की अवधारणा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अवधारणा है। इसमें एक क्षेत्र के जो छोटे छोटे स्कूल रहते उन्हें मिलाकर एक स्कूल कैंपस बनाया जाएगा। स्कूल कैंपस में प्राइमरी स्कूल भी रहेगी, मिडिल स्कूल भी रहेगी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी शामिल रहेगी। इन तीनों को मिलाकर एक सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसे हम स्कूल कैंपस कहेंगे। और टीचर की नियुक्ति किसी स्कूल में न होकर स्कूल कैंपस में होगी, तो उन्हें एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में मिलेगा। और यदि यहाँ से आप देख सकते हो, टीचर की नियुक्ति किसी स्कूल में न होकर स्कूल कैंपस में होगी, 5-7 वर्ष तक का उनका एक टेन्योर रहेगा। और जो शिक्षकों की कमी है उसे भी हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति किसी पर्टिकुलर स्कूल में न होकर स्कूल कैंपस में होगी। फिर परख मॉडल, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। परख मॉडल, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड रिव्यू एनालिसिस एंड नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। पी से आ जाएगा परफॉर्मेंस, ए से असेसमेंट, आर से आएगा रिव्यू, ए से आएगा एनालिसिस, के से आएगा नॉलेज, एस से आएगा फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऐसे होलिस्टिक। तो आखिरकार परख क्या है? एक होलिस्टिक असेसमेंट मॉडल है स्टूडेंट के इवैल्यूएशन के लिए। किसी भी स्टूडेंट का इवैल्यूएशन, उसे इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा? तो परख मॉडल दिया गया है। अब मान लेते हैं परख मॉडल में कैसा होगा, यदि इसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई गई, ठीक है, स्पोर्ट में परफॉर्मेंस कैसा रहा है, म्यूजिक की क्लासेस में परफॉर्मेंस स्टूडेंट का कैसा रहा है, आर्ट, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इन सभी को मिलाकर होलिस्टिक असेसमेंट किया जाएगा। केवल एग्जाम में नंबर लाना काफ़ी नहीं होगा, स्पोर्ट में भी अच्छा परफॉर्मेंस करना रहेगा, म्यूजिक में भी, आर्ट में भी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, प्लस डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं ये भी देखा जाएगा। तो एक एस्पेक्ट पे फोकस नहीं रहेगा, मल्टीपल एस्पेक्ट में इसमें फोकस रहेगा, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक होलिस्टिक असेसमेंट मॉडल है जिसके माध्यम से स्टूडेंट का असेसमेंट किया जाएगा। इसमें वेरियस जो आधार है उसके बेसिस पे एक स्टूडेंट का असेसमेंट होगा, जैसे एग्जामिनेशन हो गया, स्पोर्ट में कैसा परफॉर्म किया है, म्यूजिक में कैसा परफॉर्म किया है, आर्ट में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, डिबेट में, आदि को ध्यान रखकर असेसमेंट एक स्टूडेंट का होगा, ना कि केवल एग्जामिनेशन के बेसिस पे। इसके बाद है आपका टीचर ट्रेनिंग। तो टीचर ट्रेनिंग 50 आवर्स का होने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। दीक्षा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीक्षा पोर्टल जो है आपका, उसके तहत नॉलेज शेयरिंग, वीडियो लेक्चर और जो मटेरियल वगैरह है वो प्रोवाइड किए जाएंगे स्टूडेंट्स को। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल। तो हमने देखा दीक्षा पोर्टल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसके माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो लेक्चर और स्टडी मटेरियल आदि प्रोवाइड किया जाएगा। प्रमोशन पहले वरिष्ठता के आधार पर होता था, बट अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट किया जाएगा टीचरों का, और उसके आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रमोशन परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के माध्यम से होगा। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब ये क्या है? तो यदि कोई चाहता है कि 12th के बाद वो टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा। बीए प्लस बीएड भी कर सकते हो आप, बीएससी प्लस बीएड भी कर सकते हो। इसे कहते हैं ड्यूल डिग्री। आपका एक डिग्री बीए बीएससी की रहेगी और एक डिग्री आपकी बीएड की। तो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किया जा चुका है, जिसके माध्यम से यदि कोई 12th के बाद टीचर बनना चाहता है तो ये 4 साल का कोर्स कर सकता है। इसके अलावा टीईटी कंपलसरी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इससे पास करना कंपलसरी है। और ये 4 साल का कोर्स यदि आपके पास होता है तो आप टीचर के एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हो। टीचर के गुण, यदि इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि एक अच्छे टीचर के क्या गुण हैं, तो आप इनमें से कुछ बता सकते हो। जैसे विषय की गहरी और स्पष्ट समझ होनी चाहिए, विनम्र होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, सीखने के लिए हमेशा तत्पर हो, बहुविषयक दृष्टिकोण हो, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो। अर्थात सपोज मान लेते हैं हम कि कोई जो टीचर है वो पॉलिटिकल साइंस का है, तो उससे पॉलिटिकल साइंस के अलावा जो अदर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, उसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी इन अप्रोच। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से जुड़ा हो, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में चल रहा है उसका नॉलेज हो, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के जो नॉलेज को अपने सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ा सके, ये सभी एक अच्छे टीचर के गुण हैं। समसामयिक घटनाओं के प्रति उससे जागरूक हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, धैर्य भी हो और सहानुभूति भी हो, स्टूडेंट के दुख दर्द को समझता हो, अनुकूलनशीलता हो, एडोप्टिबिलिटी हो, जटिल विषय को सरल भाषा में समझाने का उसके पास एक कला हो। ठीक है,
और लाइफ लॉन्ग एक जो अच्छा टीचर होता है वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, निरंतर सीखने की उसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए और सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप टीचर के ये सब गुण बता सकते हो। यदि आपको इंटरव्यू में असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन से गुण अति आवश्यक है, तो आप बता सकते हो कि विषय की गहरी समझ होनी चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सीखने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए, बहुविषयक दृष्टिकोण होना चाहिए उसके पास, और क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, समसामयिक घटनाओं के प्रति जागरूक हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल हो, धैर्य हो, सहानुभूति हो, अडेप्टिबिलिटी हो, ये आप सब बता सकते हो। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कुछ लिमिटेशन भी देख लेते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके और अधोसंरचना की कमी दिखाई देती है आपको, इतने स्कूल नहीं है, टॉयलेट की खस्ता हालत है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी छत गिर रही है, और इस प्रकार से काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। फिर फाइनेंशियल कंस्टेंट, ओनली 3.5% ऑफ जीडीपी ही हम एक्सपेंडिचर कर पा रहे हैं एजुकेशन पर, जिससे हमें 6% करने का हमने लक्ष्य रखा है। डिजिटल डिवाइड एक काफ़ी बड़ी समस्या है, डिजिटल डिवाइड। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो टीचर और स्टूडेंट का रेशो है वो है आपका 1:30, तो उसे भी एक मानक के रूप में देश भर में स्थापित करना एक चैलेंज है। फिर टीचर की ट्रेनिंग कराना, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग, और आपका रिसर्च और डेवलपमेंट पर और इनोवेशन पर खर्च को बढ़ाना, ये सभी चैलेंज के रूप में देखे जाते हैं। जैसे R&D पर खर्च ओनली 0.69% ऑफ जीडीपी है, जबकि जो डेवलप कंट्री है वो अपनी जीडीपी का 3 से 6% तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, और भारत में ओनली 0.69%। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसकी चर्चा हम कर सकते कभी, शॉर्ट में आप जान लीजिए। जो 0.69% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च हो रहा है वो मैक्सिमम शेयर आता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर से, जबकि डेवलप कंट्री में देखेंगे तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे मैक्सिमम चंक ऑफ पोर्शन है वो प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करती है। अब हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, आइए हम जानते हैं। और जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है उसके लिए ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आपसे पूछा जा सकता है हायर एजुकेशन में कितना है, तो 26.3%, 26.3%, और इसे हमें 2035 तक 50% से अधिक करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम क्या है, आइए हम जानते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। तो देखिए, मल्टीपल एंट्री एग्जिट नाम से समझ में आ रहा है एंट्री और एग्जिट। अब होता क्या है, यदि आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है, 3 साल का भी होता है या 4 साल का भी, जैसे आप बीटेक वगैरह करते हो तो 4 साल का, और बीएससी वगैरह करते हो, बीए वगैरह करते हो तो 3 साल का। तो यदि आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल कंप्लीट कर लेते हो तो डिप्लोमा, 3 साल कंप्लीट कर लेते हो तो डिग्री, और यदि 4 साल कंप्लीट कर लेते हो तो रिसर्च विथ डिग्री, इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे 1 साल आपका कंप्लीट हो गया तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, 2 साल कंप्लीट होता है तो डिप्लोमा, 3 साल कंप्लीट होने पर डिग्री, और 4 साल कंप्लीट होने पर रिसर्च विद डिग्री। यदि कोई स्टूडेंट 2 साल पढ़ता है उसके बाद कारणवश उसे स्कूल छोड़ना पड़ता है, तो यदि फिर से वो एडमिशन लेता है तो ये 2 साल से फिर से कवर करने नहीं होंगे, वो तीसरे साल में डायरेक्टली एडमिशन ले सकता है। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसे कहते हैं मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। ठीक है, काफ़ी इजी मैंने आपको लैंग्वेज में समझाने का प्रयत्न किया है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट अर्थात जिस ईयर से आपने एग्ज़ाम, जैसे आपने पहले साल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, क्लियर कर लिया है, उसके बाद आप कॉलेज छोड़ देते हो, फिर से आप कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो, तो प्रेजेंट सिस्टम में क्या है, आपको फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना रहेगा। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया है, आपके क्रेडिट आपके एबीसी में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में शामिल कर दिए जाएंगे। फिर आप अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर बताओगे, और इसमें हाँ एक लचीलापन ये है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी भी चेंज कर सकते हो, और वहाँ जाके आपको सेकेंड ईयर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। आपको केवल एबीसी बताना होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अब ये हो गया आपका 4 साल का। यदि आप ग्रेजुएशन करते हो तो इसके बाद जो पीजी होगा 1 साल का होगा, यदि आपका ग्रेजुएशन 3 साल का है तो इसके बाद जो पीजी होगा 2 साल का। बीएड कोर्स, यहाँ से आप देख सकते हो बीएड कोर्स की हम चर्चा कर चुके हैं। यह होगा आपका इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा 4 साल का, जिसमें ड्यूल डिग्री प्रोग्राम रहेगा। बीएड के साथ आप बीए भी कर सकते हो, बीएड के साथ आप बीएससी भी कर सकते हो, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। बीएड कोर्स रहेगा, किसी व्यक्ति को यदि टीचर बनने का सपना है तो वो बीएड कोर्स के माध्यम से अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कर सकता है। अब हम जानते हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बनने वाला है जो रिप्लेस करेगा यूजीसी को और एआईटीईसी को।
ऑल इंडिया टेक्निकल एंड एजुकेशन काउंसिल को। जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा वो सभी प्रकार के संस्थाओं को रेगुलेट करेगा, मानक निर्धारित करेगा और वित्त पोषण का कार्य करेगा। जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके तहत 4 बॉडी शामिल रहेगी। उसके अंडर में 4 बॉडी बनाई जाएगी। फर्स्ट है आपका नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेशन कमेटी, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। सेकेंड है आपका नैक नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। थर्ड है आपका हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन और फोर्थ है आपका जनरल एजुकेशन काउंसिल। इसके कार्य क्या है आइए एक एक करके जानते हैं। जो आपका नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है तो इसका काम रेगुलेशन का रहेगा। नैक इसका कार्य रहेगा मान्यता प्रदान करना यूनिवर्सिटी को, एक्रेडिटेशन प्रदान करना। फिर HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, जो कार्य UGC का था वही कार्य इसका भी रहेगा वित्त पोषण का। और जो आपका GEC है जनरल एजुकेशन काउंसिल, इसका जो कार्य रहेगा करिकुलम डिजाइन करना, शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड निर्धारित करना। ठीक है, ये समझ में आया आपको। देन आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फ्रेमवर्क की स्थापना की जाएगी, जो कि रिसर्च है उसको प्रमोट करने के लिए वित्त भी प्रदान करेगा और जो आधारभूत अवसंरचना है उसके विकास के लिए भी फंडिंग देगा। तो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फ्रेमवर्क। ABC की हम बात कर चुके हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका यूज़ होता है मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम के तहत। ABC की चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं और यहाँ से भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी भी हम चर्चा लास्ट में करेंगे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत मेरू की स्थापना होगी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए IIT, IIMs और एम्स की तर्ज पर मेरू की स्थापना की जाएगी। IIT में एक एडवांटेज ये होता है कि आप टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पर मेरू की स्थापना की जाएगी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, IIT के तर्ज पर। 2030 तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक महाविद्यालय होना चाहिए। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत यह लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक महाविद्यालय होना चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी का कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक, क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, ये जो इंटरव्यू होता है आपका MP सिस्टम प्रोफेसर का, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रेडिट सिस्टम क्या होता है और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्रेडिट सिस्टम है, तो आइए इससे डिटेल में हम जानते हैं। क्रेडिट सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? हमने पढ़ा था मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम और ABC पढ़ा था हमने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जो भी आप जितने भी साल की पढ़ाई करते हो उस हिसाब से आपके जो क्रेडिट रहते हैं वो आपके ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो जाते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन का 1 साल किया है तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपके जितने क्रेडिट रहेंगे वो आपके स्टोर हो जाएंगे ABC में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। फिर आप यदि फिर से एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको फर्स्ट ईयर के अपने क्रेडिट बताने होंगे, देन आप सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये फ़ायदा होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का। जहाँ तक भी आपने अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है उसके क्रेडिट आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। यदि किसी ने 2 साल के बाद अपनी स्टडी छोड़ दी है तो उससे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, डिप्लोमा, और उसके जो क्रेडिट है वो ABC में आपकी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की ID बनती है, वहाँ स्टोर कर दिए जाते हैं। देन आप फिर से आप कंटिन्यू करते हो पढ़ाई, तो सेकेंड ईयर आपके कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद आप थर्ड ईयर से अपनी ग्रेजुएशन की स्टडी फिर से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का। आइए ABC के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, जो सेमेस्टर सिस्टम रहता अर्थात 6 माह में एग्जाम होती है आपकी सेमेस्टर सिस्टम में, उसमें 20 क्रेडिट रहते हैं। और यदि ईयर वाइज की बात करें तो 1 साल अर्थात 2 सेमेस्टर, तो उसका डबल कर देंगे हम 40 क्रेडिट। तो ईयर वाइज पैटर्न में जो एग्ज़ाम होते हैं 40 क्रेडिट के लिए होते हैं, जबकि जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं आपके 20 क्रेडिट के लिए होते हैं। पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए 1 साल में? पासिंग मार्क्स आपको आउट ऑफ 40 क्रेडिट 28 मिनिमम क्रेडिट हासिल करना अति आवश्यक है पास होने के लिए। ठीक है, सेमेस्टर वाइज में 6 महीने में एक एग्ज़ाम होती है और इसे हम डबल कर लेंगे तो 1 साल में 2 एग्ज़ाम अर्थात 40 क्रेडिट हो जाएंगे। इसमें से आपको 28 क्रेडिट लाना पास होने के लिए अनिवार्य है। यदि इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि एक क्रेडिट का अर्थ क्या होता है, तो एक क्रेडिट का अर्थ होगा या तो आपने 15 घंटे की थ्योरी क्लासेस ली हो या 30 घंटे का आपने प्रैक्टिकल वर्क या लैब वर्क किया हो।
अब एग्जामिनेशन में जो आपका एक सेमेस्टर होता है 20 क्रेडिट का होता है, उसे मेजर और माइनर सब्जेक्ट में कैसे डिवाइड किया जाता है उसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो देखिए, एक आपका सेमेस्टर 20 क्रेडिट का रहेगा। सपोज कोई बीएससी कर रहा है, बीएससी फिजिक्स है, तो जो बीएससी फिजिक्स है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, वो उसका मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा। और एडिशनली उसने इकोनॉमी भी लेके रखा है। हमने देखा था मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत वो जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है उसे भी एडॉप्ट कर सकता है। तो जैसे ये साइंस का सब्जेक्ट है फिजिक्स, और जो इकोनॉमिक्स उसने एज ए माइनर सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो मेजर सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स और माइनर सब्जेक्ट हो गया इकोनॉमिक्स। अब जो एक सेमेस्टर रहेगा 20 क्रेडिट का होगा, तो मेजर सब्जेक्ट के उसको 6 क्रेडिट दिए जाएंगे, माइनर के 3 क्रेडिट, जनरल इलेक्टिव कोर्स के मल्टी डिसिप्लिनरी के 4 क्रेडिट, लैंग्वेज के 2 क्रेडिट, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के 3 क्रेडिट और MIL के 2 क्रेडिट। इस प्रकार से जो एक सेमेस्टर होता है 20 क्रेडिट का होता है। जो ये मेजर माइनर के क्रेडिट है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकते हैं, बट सभी यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर 20 क्रेडिट का होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। अब ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर लेते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन पे एक बल दिया गया है। ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाएगा। स्वयं पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल है, स्वयं प्रभा है, ई लर्निंग है, डिजिटल रिपोजिटरी बनी जाएगी, वर्चुअल लैब का निर्माण किया जाएगा, ऑनलाइन मूल्यांकन, ऑनलाइन असेसमेंट किया जाएगा स्टूडेंट्स का, और यूज़ ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग, जिसके माध्यम से जो एजुकेशन है उसको और भी एक्सेसिबल बनाया जा सके। तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको प्रमोट करने की बात की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसमें ओपन एजुकेशन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की भी बात की गई है। जैसे आपने इग्नू का नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वो क्या है, एक ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का एक मोड है। ठीक है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया अपनी GDP का ओनली 0.69% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है। यूएसए की बात करें तो 3% ऑफ GDP, साउथ कोरिया 4% ऑफ GDP, इजराइल 4.5% ऑफ GDP। इसीलिए जितना हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे उतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। तो आप देख सकते हो इजराइल वगैरह में टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है साउथ कोरिया में, यूएसए में काफ़ी हाई है। तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। इतना कम क्यों है, इसका भी एक रीज़न है। देखिए, जो इंडिया में R&D पर जो मैक्सिमम खर्च होता है वो होता है पब्लिक सेक्टर के द्वारा, जबकि यूएसए में बात करें तो जो मोस्ट ऑफ द जंक आता है R&D का, वो आता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में कम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। यही कारण है कि ऑनलाइन 0.69% ही हम एक्सपेंडिचर कर पाते हैं, और वो भी जो मेजर जंक ऑफ पोर्शन है वो भी आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग व्यावसायिक शिक्षा की। तो जो युवा वर्ग है 19 से लेकर 24 वर्ग के, भारत में केवल 5% ही युवा वर्ग वोकेशनल ट्रेनिंग पाते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये डेटा आपको मिल जाएगा। यूएसए की बात करें तो जो युवा वर्ग है वहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन का परसेंटेज देखोगे तो 50%, जर्मनी में 75% और साउथ कोरिया में 96% वोकेशनल एजुकेशन का दायरा है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो इंडिया कितना लैग करता है वोकेशनल ट्रेनिंग में। अब ये एकेडमिक जो क्रेडिट सिस्टम है, यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू में। क्या बताइए, आपने यदि PhD की हो या करने वाले हो तो वे पूछ सकते हैं कि PhD के तहत कितने टोटल क्रेडिट आपको दिए जाते हैं एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो यहाँ से आप देख सकते हो यदि आप PhD कंप्लीट कर लेते हो तो आप हासिल करते हो 320 क्रेडिट्स। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो आपको 280 क्रेडिट मिलते हैं। ग्रेजुएशन 3 साल का करते हो तो 220 क्रेडिट, और 4 साल वाला आप ग्रेजुएशन करते हो तो 240 क्रेडिट। इसे ही मैंने यहाँ अरेंज कर दिया है। PhD में 320 क्रेडिट, PG के लिए 280, और जो UG है आपका 3 साल का है तो 220, और 4 साल का है तो 240। ठीक है, जो UG है, UG के प्रथम साल में आपको 180 क्रेडिट मिलते हैं, फिर 200 हो जाते हैं वो, फिर 220 और 240। तो आप केवल इतना ध्यान रखिए, PhD में टोटल नंबर जो क्रेडिट्स रहते हैं आपको मिलते हैं वो 320, PG में 280, और UG कंप्लीट करने पर 220 या 240। ठीक है, तो ये है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अंत। ये लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको लेक्चर पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इंडियन नॉलेज सिस्टम से भी इंटरव्यू में डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम होंगे। और इंडियन नॉलेज सिस्टम यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने की संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो
जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इंडियन नॉलेज सिस्टम इंटरव्यू के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक,